अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं तुराब नकवी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं। अमरीकी अदालत में डोनाल्ड ट्रंप और दीगर सियासतदानों के कत्ल की मुमकिना साजिश के इल्जाम में पाकिस्तानी शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आसिफ मर्चेंट पर अगस्त या सितंबर में न्यूयॉर्क जाकर किराए के कातलों के साथ मिलकर कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्जाम है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वजारत इंसाफ का इल्जाम आयद किया है कि 40 साल पाकिस्तानी शहरी आसिफ मर्चेंट के ईरानी हुकूमत से मुबैना रवाबत हैं। FBI का मानना है कि मुबैना साजिश का हदफ डोनाल्ड ट्रंप थे। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं और पाकिस्तान में रहता है, कराची से ताल्लुक है। उसने ये भी बताया कि उसके पाकिस्तान के साथ ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। आसिफ मर्चेंट कई मरतबा ईरान, शाम और इराक के दौरे कर चुका है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि उसके मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव्स चोरी करना, एहतजाज प्लान करना और किसी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कत्ल करना इसके मंसूबे का हिस्सा था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुबैना साजिश का हदफ अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट जिन किराए के कातलों से राब्ते में था वो दरअसल FBI एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट का डोनाल्ड ट्रंप पर हमले से कोई ताल्लुक नहीं, व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरन जॉन पर्ल की वजाहत। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक आसिफ मर्चेंट ने बताया कि वो कराची में पैदा हुआ, उसके पाकिस्तान के साथ ईरान में भी बीवी बच्चे हैं। वो कई मरतबा ईरान, शाम और इराक के दौरे कर चुका है। उसके मंसूबे के 3 हिस्से थे। हदफ के घर से USB ड्राइव चोरी करना, एहतजाज प्लान करना और किसी सियासतदान या सरकारी एहलकार को कत्ल करना। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुबैना साजिश का हदफ अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक एहलकार थे। खबर दे रहे हैं आपको, आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं, तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। मुबैना साजिश का हदफ अमरीकी हुकूमत के मौजूदा और साबिक एहलकार थे। आसिफ मर्चेंट का ट्रंप पर कातिलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं, तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान। व्हाइट हाउस ने आसिफ मर्चेंट की ट्रंप पर हमले की मुलविस होने की तरदीद कर दी। अमेरिका की डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने फिलाडेल्फिया में रैली में ऐलान किया है कि मिनीसोटा के गवर्नर टिम वॉल्स नायब सदारती उम्मीदवार हैं। इससे कबल ट्रंप कैंपेन टीम ने मिनीसोटा गवर्नर टिम वॉल्स के बतौर डेमोक्रेटिक नायब सदारती उम्मीदवार इंतखाब पर तनकीद की थी। वाशिंगटन से खबर एजेंसी के मुताबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप की कैंपेन टीम ने टिम वॉल्स को बाएं बाजू का इंतहा पसंद करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम चलाने वाली टीम के मुताबिक टिम वॉल्स लोगों को अपनी हकीकत नहीं बताएंगे तो हम बता देंगे। इंतखाबी मुहिम चलाने वाली टीम का कहना था कि कमला हैरिस की तरह टिम वॉल्स भी खतरनाक लिबरल इंतहा पसंद हैं। बांग्लादेश में अवाम भारत से भी मुतनफर हो गए। मुजाहिरीन ने इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर जला दिया, सामान तोड़ फोड़ दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजाहिरीन ने ढाका में कई अहम मकामात को आग लगा दी, जिसमें बंग बंधु मेमोरियल म्यूजियम को भी जला दिया गया। भारतीय तज्जियाकारों ने इतराफ किया कि भारत शेख हसीना का सबसे ज्यादा हिमायती था, इसलिए बांग्लादेश की आवाम भारत से भी इतनी ही नफरत करने लगी। भारत को यह अंदाजा ही नहीं था कि शेख हसीना की आमराना हुकूमत से अवाम की नफरत इस हद तक बढ़ जाएगी कि उन्हें मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ेगा। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। हुकूमती कमेटी ने जमात इस्लामी से रात भर की मोहलत मांग ली। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमती कमेटी तहरीरी ड्राफ्ट देगी। पार्टी क़यादत ने बाहमी मुशावरत के बाद 7 निकात पर मुश्तमिल मौक़िफ़ हुकूमती कमेटी के सामने रख दिया है। लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हुकूमत अपना हर हरबा इस्तेमाल कर ले, मुतालबात तस्लीम किए बगैर धरना खत्म नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तार ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मुज़ाकरात में अच्छी बात चीत और मुस्बत पेशरफ्त हुई है। कबल इस वक्त राज की बातें नहीं बताना चाहता, आज दोबारा मिल बैठकर बात होगी। वज़ारत ख़ारजा ने लबनान में पाकिस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। खत्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तानी लबनान के सफ़र से गुरेज करें। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, जब तक परवाज़ें दस्तयाब हैं तमाम पाकिस्तानी शहरी लबनान छोड़ दें। लबनान में रहने वाले बिलखसूस हसास इलाकों में इंतहाई एहतियात बरतें। रुख करते हैं सियासी मंजरनामे का। PTI का कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आईनी है, मेंबरान को भी नहीं पता कौन सी कानून साजी हो रही है। उन्होंने फॉर्म 47 को बदल करके अपनी हुकूमत बना ली। ये हारे हुए लोग हैं, ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है।
शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फोन करके रास्ता पूछ लें, अवाम के हक पर डाका डालने वालों का क्या रास्ता है। आज जो हमारे साथ हो रहा है कल आपके साथ भी हो सकता है। ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। इवन उनकी तरफ से तरदीद नहीं आई है कि ये मेरे फॉर्म 45 पे मैं जीत चुका हूं, ये आज भी हारे हुए हैं और ये कल भी हारे हुए थे। ये पार्लियामान सुप्रीम जरूर है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करना सुप्रीम कोर्ट का दायरे इख्तियार है। तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर है। आइन पार्लियामेंट को जो ताकत देता है वो किसी दूसरे इदारे के पास नहीं। एतराज़ अलग चीज़, सिस्टम पर सवालिया निशान ना लगाएं। सपोर्ट नहीं कर सकते तो नफ़ी भी ना की जाए। इदारों पर हमला नहीं होना चाहिए। आइनी हदूद से तजावुज़ होगा तो फिर जमहूरियत कमज़ोर होगी। ऐवान को कमज़ोर करने के बजाय मजबूत करने की ज़रूरत है। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। ये रविश जो है, ये रवायत जो है, इसका तसलसल तोड़ा गया और आज जो है इतराज़ात आज भी हैं। इतराज़ात आज भी जो है उस साइड के उस साइड पे बैठे हुए पार्टीज को हैं, इस साइड के बैठे हुए जो है वो उन इतराज़ात का जवाब देते हैं और उसमें इस ऐवान के मुतल्लक इस किस्म की बातें की जाएं जिससे इस ऐवान की जो इज्जत है, जो आबरू है, जो कानूनी और आइनी हैसियत है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंक्टिटी है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो मैं समझता हूँ कि ये हम अपने कॉज को, जो मेरा ख्याल है सबका कॉमन कॉज होना चाहिए, जमहूरियत जो है, उसको नुकसान पहुँचेगा और हो सकता है ऐसा नुकसान पहुँचे कि ये तसलसल जो है इसको ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है बजाय इसके कि इसको कमज़ोर किया जाए। इससे पहले अपोजिशन की मुखालफत के बावजूद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर करा लिया। अपोजिशन की ईवान में नारेबाजी, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव भी किया। अली मोहम्मद खान ने बिल को गैर आइनी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का ऐलान कर दिया। हुकूमती वजीर ने जवाब दिया कि कानून साजी आइन और कानून के मुताबिक है। स्पीकर अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली इजलास में लीगी रुकने असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूरी के लिए पेश किया। That the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान बिल की शदीद मुखालिफत करते हुए अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। स्पीकर डाइस के सामने आगे खूब नारेबाजी भी की। पीटीआई रुकने असम्बली अली मोहम्मद खान ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को गैर आइनी करार देते हुए कहा कि किस तरह कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हमारे हक से हमें महरूम किया जा सकता है। बिल सियासी मकासद के लिए पेश किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत के रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के हक में बात नहीं की, इसलिए जनाब स्पीकर साहब हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारे मेंबरान एहतजाज कर रहे हैं, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने जवाब देते हुए वाजे किया कि कानून साजी इस ऐवान का इख्तियार है, ये आइन और कानून के मुताबिक है, हम किसी जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी का अमल शुरू हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा सिबगतुल्लाह और अली मोहम्मद खान ने तरमीम पेश कर दी, जिसे ऐवान ने कसरत राय से मुस्तरद करते हुए बिल मंजूर कर लिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने तहरीक इंसाफ के तर्जमान रऊफ हसन की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा करते हुए कहा कि रऊफ हसन जमानत के हकदार नहीं हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रऊफ हसन की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज प्रोसिक्यूटर ने जमानत मुस्तरद करने की इस्तदा की थी और कहा कि शरीक मुलजिम के इंकशाफ पर रऊफ हसन को नामजद किया गया। रऊफ हसन जमानत के हकदार नहीं है। इस पर अदालत ने कहा कि अहमद वकास से इस सिलसिला शुरू हुआ और खान नामी बंदे पर ख़त्म हुआ। अदालत ने 2 लाख के मचलकों के एवज रऊफ हसन की जमानत मंजूर कर ली। हुकूमती इत्तेहाद एमकेएम ने भी इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर एतराज़ात उठा दिए। रहनुमा एमकेएम फारूक सत्तार का कहना है हमें बिल पर एतमाद में नहीं लिया गया।
مشاورت کے ذریعے قومی جھنڈا واضح کرنا ہوگا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ بنگلہ دیش سے فرار ہو کر بھارت میں موجودہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو برطانیہ میں سیاسی پناہ یقین دہانی نہ مل سکی۔ امریکہ نے ویزا منسوخ کر دیا۔ بھارت، امریکہ یا کوئی اور ملک حسینہ واجد کہاں رہیں گی، ان کا مستقبل تاحال واضح نہ ہو سکا۔ بھارتی حکومت نے حسینہ واجد کو مدد کی یقین دہانی کرا دی۔ بھارت نے شیخ حسینہ واجد کو مدد کی یقین دہانی کرا دی، تاہم مستقل پناہ دینے کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا گیا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے مستقبل پر سوال اٹھنے لگے ہیں۔ شیخ حسینہ واجد کو برطانیہ میں سیاسی پناہ کی ابھی تک یقین دہانی نہیں مل سکی۔ حسینہ واجد کی بہن ریحانہ برطانوی شہری اور بھانجی ٹیولپ صدیق برطانوی رکن پارلیمنٹ ہیں۔ سیاسی پناہ کے فیصلے تک شیخ حسینہ واجد بھارت ہی میں رہیں گی، تاہم اگر برطانیہ سیاسی پناہ کی درخواست مسترد کر دے تو شیخ حسینہ واجد کیا کریں گی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ بنگلہ دیش کی صورتحال پر بھارت میں کل جماعتی اجلاس کے دوران وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بتایا کہ ہندوستان نے شیخ حسینہ واجد کو مدد کی یقین دہانی کرائی ہے، تاہم ابھی وہ صدمے کی حالت میں ہیں اور ہندوستانی حکومت انہیں صحتیاب ہونے کا وقت دے رہی ہے۔ ہندوستان نے آرمی چیف جنرل وقار الزمان کی قیادت میں بنگلہ دیش کی فوجی قیادت سے بھی رابطہ کیا ہے۔ بھارت میں مشیر قومی سلامتی اجیت ڈوول نے حسینہ واجد سے ملاقات کی تھی، تاہم بھارتی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد کی وزیر اعظم مودی سے ملاقات کا تاحال کوئی امکان نہیں ہے۔ بھارت کو پاکستان فوبیا، شیخ حسینہ کی حکومت کے خاتمے میں بھی پاکستان کا ہاتھ نظر آنے لگا۔ بھارتی سیاسی پارٹیوں کو بریفنگ میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہا کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد حکومت کے خاتمے میں بیرونی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ بھارت واقعاتی شواہد کا جائزہ لے رہا ہے۔ حسینہ واجد کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں کچھ سیاسی کھلاڑی ملوث ہو سکتے ہیں۔ جے شنکر نے دعویٰ کیا کہ بعض موجودہ اور سابق پاکستانی سفارتکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بنگلہ دیش کی اپوزیشن کی حمایت کی گئی۔ نئی دلی میں موجود شیخ حسینہ کو وقت دینا چاہتے ہیں۔ پڑوسی ملک کی فوج کے ساتھ رابطے میں ہے، حکومت صحیح وقت پر مناسب کارروائی کرے گی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سعودی عرب پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار OIC ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پاکستانی سفیر احمد فاروق اور سعودی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل نے مدینہ ایئرپورٹ پر نائب وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ اس موقع پر سعودی عرب کے وزارت خارجہ کی DG ابراہیم بن محمد سعید السعود بھی موجود تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مدینہ منورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور نماز ظہر اور عصر ادا کی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ میں بچوں کی اسٹیشنری پر ٹیکس کا تذکرہ۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک بولے، بچوں کی اسٹیشنری پر ٹیکس کیوں نہیں ختم کیا گیا؟ چیئرمین FBR امجد زبیر ٹوانا نے جواب دیا کہ ہم نے IMF کو اس حوالے سے لکھا۔ IMF نے صرف ٹیکسٹ بک پر ٹیکس ختم کرنے کی اجازت دی ہے۔ سینیٹر فاروق ایچ نائک نے سینٹ قائمہ کمیٹی خزانہ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں کم از کم بچوں کی تعلیم کو تو سستا کرنا چاہیے۔ پہلے تو IMF ٹیکسٹ بک اور نیوز پیپر پر بھی نہیں مان رہا تھا۔ چیئرمین FBR نے کہا ہم پوری رات IMF کے ساتھ بیٹھے رہے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا وزیر خزانہ صاحب آپ ہی اس حوالے سے کوئی حل نکالیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا بالکل بہت سی چیزوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت سے چیپٹر اسپتال جن پر ٹیکس ہونا چاہیے۔ فاروق ایچ نائک بولے آغا خان کو آپ نے چیریٹیبل میں رکھا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے اس کی فیس کتنی ہے، آپ مجھ سے ٹیکس لیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن بات بچوں کی ہے، بچوں کو پڑھنے تو دیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پاور کا اجلاس۔ سیکرٹری پاور نے اجلاس کو بریفنگ میں بتایا کہ سردیوں میں لوڈ 11,000 میگا واٹ رہ جاتا ہے، سردیوں میں لوڈ کو بڑھانا ہے، ہیٹنگ کے لیے گیس کے استعمال کو بجلی پر منتقل کرنا ہے۔ گزشتہ سال 244 ارب روپے صنعت سے لے کر کراس سبسڈی دی گئی۔ اویس لغاری نے کہا کہ 2.5 کروڑ صارفین کو 602 ارب سبسڈی دے رہے ہیں۔ 350 یونٹ والے صارف کا بل 19,000 ہوگا۔ 86% صارفین 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے ہیں۔ پانی سے بجلی پیدا کرنا سستی ترین بجلی نہیں ہے۔ پانی کے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس کی قیمت میں 20-25 روپے یونٹ ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔